जय हिंद। आज हम लोग आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रीलिम्स आयोजित की गई थी 1 अक्टूबर 2023 को, यानी कि 1/10/2023 को आरएस आयोजित की गई पीटी। तो उसी का हम लोग यहाँ टोटल क्वेश्चन और उसका ऑफिशियल आंसर की के अनुसार क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें टोटल जो प्रश्नों की संख्या पूछा गया था 150 प्रश्न हैं और ये 3 घंटे प्लस 10 मिनट अतिरिक्त दिए गए थे। ये पेपर का नाम है जीके एंड जीएस के नाम से आयोजित की गई थी। मैक्सिमम मार्क्स 200 का था। तो हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर। ये आंसर जो है उसकी ऑफिशियल यानी आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है। अतिरिक्त भी जानकारी जहां आवश्यकता पड़ेगा हम लोग देखेंगे। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप जिस लैंग्वेज के एस्पिरेंट हैं आपको काम का ये चीज़ है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर से। ये जो क्वेश्चन है भारत के नक्शा, भारत के मैप और एटलस में देखेंगे तो एक मोटा मोटी एटलस बना देते हैं। एटलस तो अच्छा नहीं बन रहा है। ये मान लीजिए भारत है, तो ये पूर्व से पश्चिम को जो एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया है, यानी कि रोड सड़क है, जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज या पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहा जाता है। तो ये पूर्व में असम के सिलचर में है और पश्चिम में जो लास्ट इसका स्थान है तो ये है पोरबंदर है, जो कि गुजरात में है। तो दोनों एक दूसरे को जो जोड़ता है, यानी कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को झांसी में जोड़ता है। झांसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज 2 है, एक पूरब से पश्चिम एक उत्तर से दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम जो है यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पहला क्वेश्चन, जो कि ये ऑफिशियल साइट पर क्वेश्चन भी अवेलेबल है और उसका आंसर की भी अवेलेबल है। तो पूरब से पश्चिम है सिलचर टू पोरबंदर और दक्षिण से उत्तर जो है तो दक्षिण में कन्याकुमारी, यानी कि दक्षिण से उत्तर कॉरिडोर कौन सी है तो दक्षिण में नाम है, लास्ट फेज में है कन्याकुमारी और उत्तर में श्रीनगर है। और ये दोनों का मिलन स्थल का नाम है, जो जिस स्थान पर ये मिलन होता है तो उसका नाम है झांसी। झांसी नामक स्थान पर इसका मिलन होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा सतुर। सतुर जो है मध्य अरावली का भाग नहीं है, ये गलत है और ये सभी सही है शेष। जिसे कटड़ा, तो ये दक्षिणी अरावली में है। दूर मर्याजी जो है मध्य अरावली और महोहरपुर उत्तरी अरावली का भाग है। तो इसे याद रखेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट ए होगा। दोनों में हिंदी और इंग्लिश हम लोग देख रहे हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राजस्थान से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। एक आरोही होता है जो कि असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में। ये जो है कि अवरोही का मतलब घटते क्रम में और आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में। तो यहाँ घटते क्रम बताना है। तो इसका ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हो जाएगा 1, यानी कि धौलपुर, राजसमंद और जालौर। यानी कि ऐसे जिले हैं ये राजस्थान के जो मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में है। धौलपुर, राजसमंद और जालौर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है।
ये बताना है कि त्रिवेणी तीन नदी जब आकर मिलती है तो जिस संगम बनता है उसका नाम त्रिवेणी है, तो उसमें कौन कौन सी नदियाँ आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, बनास, मैनाल और बेडच। बनास, मैनाल और बेडच जो रिवर है इसके संगम को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला रिपोर्ट है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ये वन रिपोर्ट 2 वर्ष पे आता है, द्विवार्षिक है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का डॉट डॉट कितना प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4.87%, 4.87% जो है राजस्थान क्षेत्र का 4% है। तो इस प्रकार इसका आंसर 4 हो जाएगा। इंग्लिश भी हम लोग लगाते चल रहे हैं कि आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले के भी फायदे होंगे। अगला हम लोग देख रहे हैं भारत में बॉक्साइट और अब्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से है। यहाँ बॉक्साइट दिया है कि उत्पादक में सर्वाधिक कौन सी राज्य है, या यहाँ अब्रक का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा जो है सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, और अब्रक के उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है अब्रक। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 3। उड़ीसा जो है बॉक्साइट के मामले में सर्वाधिक है, और आंध्र प्रदेश जो है माइका के उत्पादन में है। अगला हम लोग देखते हैं चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। राजस्थान के ये स्थान है जिसको बताना है कि चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। ये बताना है कि किन राज्यों के मध्य ये संयुक्त यानी ज्वाइंट वेंचर है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान का ज्वाइंट वेंचर है माही बजाज सागर परियोजना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी स्टेट में। ये गुजरात स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है, राजस्थान में पूछ दिया। राजस्थान की जो सेट वगैरह होता है सीईटी, वहाँ भी ये काम के आएंगे, और अदर स्टेट में भी। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 हो जाएगा, गुजरात एंड राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। यह राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर वह जिला है जो कि सेंसस 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान में काला खूटा, लीलवानी, नारदिया, तीमामोरी किस खनिज के उत्पादन क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज का उत्पादन क्षेत्र है राजस्थान में, ये जगह का नाम है। तो ये जो है मैग्नीज के उत्पादन का क्षेत्र का नाम है, जिसका नाम है काला खूंटा, लीलवानी, नारदिया और तीमामोरी। ये खनिज उत्पादन जो मैग्नीज है उसके उत्पादन क्षेत्र का नाम है। इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है।
तो इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़ में। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन जो अवस्थित है वो झालावाड़ में अवस्थित है। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से इसमें बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में जरूर देखिए कि है या नहीं है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन से देखेंगे कि याद है, जानते भी हैं, कन्फर्म है, लेकिन लास्ट तक न, कभी कभी दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से यस या नो कि फर्क में ध्यान नहीं पड़ता है तो वो हट जाता है। इसलिए क्वेश्चन को शुरू से अंत तक बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही उसका ऑप्शन को चूज कीजिए। तो इसमें है कि सुमेलित नहीं है, बताना है वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है और जिला का नाम है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है पहला शेरगढ़ जो है ये बूंदी जिला, ये संबंधित इसमें नहीं है। और ये सभी है, बस्सी जो है चित्तौड़गढ़ में है, राम सागर वन विहार जो है धौलपुर में है, और सीता माता जो है प्रतापगढ़ में। तो ये तीनों नीचे का जो है इसे जरूर याद रखें, ये तो गलत है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा एक सही होगा, यानी कि नॉट करेक्ट मैच, तो ये हो जाएगा। और नीचे का जो शेष है इसको याद रखें। अगला हम लोग देखते हैं, माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस्म है। ये 2 किस्म अलग अलग खाद्य फसल का है। तो इसमें बताना है कि किसका ये संकर बीज है। तो माही कंचन जो है इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि मक्का और बाजरे। माही कंचन का जो संकर बीज है ये मक्का का है, और RCB 911 जो संकर बीज है ये बाजरे का है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 3, मैज एंड बाजरा रेस्पेक्टिवली। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें है कि भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कि संविधान सभा की अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये बात सही है। दूसरा है कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे, ये भी बात सही है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो 14 का 2 हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा की जो अंतिम अधिवेशन हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। कुछ तारीख वगैरह भी याद जरूर रखना चाहिए, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, UPSC तक इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में की गई थी, उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। तो इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद की जो आर्टिकल की संख्या है 395 है, और शेड्यूल यानी कि अनुसूची की जो संख्या मूल संविधान में जो थी 8 थी, अब वर्तमान में जो है 12 हो गई है। तो 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, और इसमें भाग की जो पार्ट की संख्या है भारतीय संविधान में तो 22 भाग में बांटा गया है। तो इसे भी याद रखेंगे। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 3, 9, 9। अगला हम लोग देखते हैं, मेनका गांधी के संबंधित यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें है कि मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के पैनल के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है ये 1 है,
यह भार याचिकाकर्ता पर है कि यह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है, ये याचिकाकर्ता पर नहीं रहता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन के अनुसार जो त्रुटिपूर्ण है एक है, ये सभी सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि आगे एग्जाम में, जैसे कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान जो उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है, ये सही है। और दूसरा में है कि अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है, ये भी बात सही है। और जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा त्रुटिपूर्ण के अनुसार तो एक सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, नथमल जी की हवेली अवस्थित है, ये राजस्थान में अवस्थित है नथमल जी की हवेली। तो ये बताना है कि कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में नथमल जी की हवेली अवस्थित है। तो इस प्रकार इसका 4 आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, राज्यसभा से संबंधित है। इसमें है कि राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल पद पर रहे। तो इसका बात जो है राज्यसभा के संदर्भ में ये बात गलत है। पहला ही क्वेश्चन गलत है, त्रुटिपूर्ण है, और ये सब सही है। जैसे कि पहला ये सेकंड में है कि प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, ये बात सही है। तीसरा है कि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, यह भी सही है। और तीसरा है कि 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। अभी तक 3 अवसर है कि जो ज्वाइंट सीटिंग के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में जहां ज्वाइंट सीटिंग की बात है वहां की गई है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट त्रुटिपूर्ण के अनुसार आंसर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा हुआ है और ये काफ़ी हाल ही में चर्चा का विषय भी रहा है। तो इसमें पहला है कि 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए, ये बात सही है। इसमें क्वेश्चन के अनुसार सही नहीं है बताना है। दूसरा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया था, ये भी बात सही है। तीसरा है कि जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, ये बात गलत है। और चौथा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, ये भी बात सही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है लोकसभा में ही रखा जा सकता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 लाइन जो है 3 ऑप्शन ये सही नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें सूची दिया गया है, सूची 1 R और P दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सी मैच कर रहा है। जैसे कि पहला है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद के अनुसार इसकी मैचिंग करना है। तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के जो प्रावधान दिया गया है यह है 39A में, यानी भारतीय संविधान के 39 क में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान दिया गया है। और इसके बाद है पर्यावरण की सुरक्षा। तो पर्यावरण की सुरक्षा की बात है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 के A में प्रावधान किया गया है, 48 के क में काम करने का अधिकार का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 41 में 41 में है। और स्मारकों का संरक्षण संबंधी जो प्रोविजन दिया गया है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 में दिया गया है। तो इस प्रकार इसका अगर मैचिंग करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 1 का हो जाएगा 2, 1 का यहाँ 2 का हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा संबंधित अनुच्छेद 48 के अ, और काम करने का अधिकार यानी कि 3 हो जाएगा, और स्मारकों का संरक्षण 4 हो जाएगा यानी अनुच्छेद 49। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5 विकल्प दिया गया है। सभी क्वेश्चन में जो है 5 विकल्प आ रहे हैं। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा है जो कि केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। ये सेक्शन पूछ लिया है आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। तो ये केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्ति से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। सेक्शन 12 जो है ये केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है, सेक्शन 12। इस प्रकार इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि 12। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर के अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग, जिसको केंद्र राज्य संबंध भी कहा जाता है। तो सरकारिया आयोग ऐसी आयोग थी जिन्होंने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की रिकमेंडेशन किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 4, सरकारिया कमीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। तो ये बात जो है ये सही है कि राजनीति शास्त्रियों द्वारा जो कही गई कि कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया, ये बात सही है। दूसरा में है कि 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। तो यह भी बात सही है। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 and 2 आर करेक्ट, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कैग के संदर्भ में है कि कैग से संबंधित अनुच्छेद को मैचिंग करना है। तो पहला है कि कैग की नियुक्ति। तो कैग की जो नियुक्ति की जाती है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार किया जाता है। और कैग के कर्तव्य और शक्तियों की जो व्याख्या की गई है यानी कि भारतीय संविधान में, तो इसकी है अनुच्छेद 149 में। और संघ के खाते की ऑडिट संबंधी जो प्रोविजन दिया गया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 में दिया गया है। और ऑडिट रिपोर्ट जो है ये अनुच्छेद 151 में दिया गया है। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि कैग की नियुक्ति जो की जाती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। और कैग के कर्तव्य यानी कैग का मतलब हुआ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और कैग की कर्तव्य और शक्तियों का जो प्रोविजन दिया गया है अनुच्छेद 149 में दिया गया है। और संघ के खातों का प्रपत्र जो है तो इसकी प्रोविजन दिया गया है अनुच्छेद 150 में। और ऑडिट रिपोर्ट जो है ये अनुच्छेद 151 में दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ सही नहीं है क्वेश्चन में लिखा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा 25 का 3 हो जाएगा। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये बात गलत है और ये सभी सही है। 1 सही है कि मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और दूसरा है कि 1947 के आपातकाल के समय जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे वो हरिदेव जोशी जी थे। और चौथा जो है CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ये ऑप्शन में हो जाएगा।
यानी कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद के जो न्यूनतम संख्या हो सकती है वो 12 हो सकती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य यानी वैल्यू, वोट वैल्यू कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 129। 3 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 129 इसका वोट वैल्यू था। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान के विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था 129। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, यानी राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के उपरांत राष्ट्रपति राजस्थान के चीफ जस्टिस के अलावा अन्य जस्टिस की नियुक्ति करता है। इसका जो क्वेश्चन है इसमें राजस्थान जो शब्द है अगर हटा देते हैं तो ये सभी राज्यों में ऐसा ही काम करता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या किसी भी राज्य का अगर उठाएंगे तो यहाँ राजस्थान शब्द के स्थान पे अगर उत्तराखंड उच्च न्यायालय कर देते हैं, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, तो वहीं यहाँ पे हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है अगर राजस्थान शब्द हटा देते हैं और किसी और राज्य के, तो वहाँ भी यही टर्मिनोलॉजी होगा कि जो किसी भी हाई कोर्ट्स में राष्ट्रपति जब अन्य जजों की नियुक्ति करता है यानी चीफ जस्टिस के अलावा, तो उसमें होता है कि उस राज्य की यानी कि कॉम्पिटेंट स्टेट की गवर्नर से और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से और उसके अलावा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उनसे परामर्श के बाद उच्च न्यायालयों में अन्य जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो जो इसका आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पे, यानी कि इसका 3 आंसर हो जाएगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुई थी। तो इसमें क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख जो होते थे उनके पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल की व्यवस्था की गई। वर्तमान में राज्यपाल की ही व्यवस्था चलती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है ये राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का पार्ट नहीं है, और सभी जो है 1, 2 और 4 ये पार्ट है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार तीसरा हो जाएगा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। अगला हम लोग देखते हैं। कई क्वेश्चन देखिएगा कि उसमें अतिरिक्त भी जानकारी मिलता है, तो उसे भी याद रखना है कि कई बार वो बाद में के एग्जाम में उसको भी पूछ सकता है। यहाँ है कि एक्ट से संबंधित है कि संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवकों को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवकों को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है।
ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकल बॉडी से संबंधित हमेशा पीसीएस और यूपीएससी में देखिएगा, किसी भी स्टेट का पीसीएस उठा लीजिए, उसमें लोकल बॉडी स्थानीय प्रशासन से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार वहाँ की फंक्शन, जिस स्टेट का है वहाँ की फंक्शन पूरी तरह से जानना चाहिए कि कहाँ द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में देखेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की व्यवस्था बताई थी और अशोक मेहता जो द्विस्तरीय बताई थी। तो इस सब को भी याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग से, जिसका ये परीक्षा आयोजित किया गया उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित यहाँ क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए भी काम का है कि उनके बारे में भी समझें। इसमें पहला है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। ये बात सही है कि जो आरपीएससी के चेयरमैन हैं और उनके मेंबर वो राजस्थान के गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और अगला है कि आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। ये भी बात सही है, यानी कि आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं और उनके मेंबर हैं उनकी नियुक्ति तो गवर्नर द्वारा की जाती है, लेकिन जब उनको रिमूव करना हो, हटाना हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति की आज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। यह है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2। 1 और 2 दोनों सही है। इसका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है काफ़ी महत्वपूर्ण, तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तहसीलदार इज अपॉइंटेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी राजस्व मंडल द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा की जाती है तहसीलदार की अपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में नरपत मल लोढ़ा, यह काफ़ी चर्चा में था, नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं। लोकपाल जो होता है वो केंद्र सरकार के लिए अपॉइंट किया जाता है, जो केंद्रीय सेवक होते हैं यानी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनकी भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की ये जांच करने वाली एजेंसी है। और लोकायुक्त जो होते हैं स्टेट लोक सेवकों की भ्रष्टाचार संबंधित मुद्दों को ये जांच करता है। तो लोकपाल लोकायुक्त में जो लोकायुक्त है इसकी 2014 में जो गठित की गई नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में जो समिति थी ये लोकायुक्त से संबंधित थी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 4 लोकायुक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया, ये बात सही है। दूसरा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, ये भी बात सही है। तो इसका इस प्रकार आंसर जो हो जाएगा 2, यानी 1 और 2 दोनों सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 243 के जो है इसके अंतर्गत भारत इसका गठन किया गया था राजस्थान का स्टेट इलेक्शन कमीशन का। और दूसरा में है कि राजस्थान राज्य जो है निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये त्रिस्तरीय है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं निर्वाचन आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं ये भारत में, लेकिन राजस्थान में जो है ये सिंगल मेंबर कमीशन है हेडेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा ये बोथ हो जाएगा 1 and 2 आर करेक्ट। अगला हम लोग देखते हैं, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान
राजस्थान सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत है? ये अप्रैल 2023 में काफ़ी चर्चा में न्यूज थी। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा ये जोधपुर में आयोजित किया जाएगा, यानी गठित किया जाएगा पीठ को। इन अप्रैल 2023 ए बेंच ऑफ राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द इस्टेब्लिश एट विच सिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर काफ़ी साफ सुथरा जगह है। ऐसे तो राजस्थान में ये कई शहर है कि साफ सुथरा है, जिसमें जोधपुर भी है। स्टेशन भी बहुत बढ़िया है और अंदर का भी देखिएगा तो डिजाइनिंग वगैरह जो घर वगैरह का है, और एक घूमने वाला पर्यटन के रूप में कई जगह यहाँ चीज़ें हैं। और आगे हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कोई भूखा न सोए? यानी कि कौन सी ऐसी इसमें से 4 योजना है जिसमें से उसकी नारा है कि कोई भूखा न सोए? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। तीसरा आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का नारा है कि कोई भूखा न सोए। बहुत बढ़िया ये नारा है। अगर इस नारा को प्रैक्टिकल में 100% फॉलो किया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, कोई भूखा न सोए, यानी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का नारा है। इस प्रकार इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में इसमें बताना है कि कौन सी कथन सही है। तो इसमें 2 कथन को दिया गया है। इसमें पहला है कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये बात गलत है। दूसरा है कि वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। तो ये बात सही है, यानी राजस्थान जो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी जो चेयरमैन वर्तमान में है वो गोपाल कृष्ण व्यास हैं जो जस्टिस हैं। और पहला ये गलत है। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। केवल 2 सही है, ओनली सेकेंड इज करेक्ट। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। सकल राजकोषीय घाटा बराबर होता है शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। ये 4 इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटे का सूत्र, यानी सकल राजकोषीय घाटा का। इसको GFD भी कहा जाता है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरोविंग एट होम प्लस बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई एंड बोरोविंग फ्रॉम एब्रोड, यानी विदेश से जो लिया जाता है उसको एब्रोड कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये तो सूत्र है, ये याद रखना चाहिए, काफ़ी इकोनॉमिक्स में ये पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? यहाँ नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन में है सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, कार्य, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य जो है ये पब्लिक गुड्स नहीं है और शेष है सरकारी, जैसे प्रशासन हो गया, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये है, नेशनल डिफेंस भी है और रोड भी है, ये पब्लिक गुड्स होता है। लेकिन कार्स प्राइवेट भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, इन्फ्लेशन संबंधित है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। पहला है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। कथन बी में है कि कोर इन्फ्लेशन जो होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों सही है। जो कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है तो इसमें एक लाइन में समझना है
तो हेडलाइन जो इन्फ्लेशन होता है इसमें होता है कि खाद्य और ईंधन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन की परिभाषा देखेंगे तो इसमें होता है कि खाद्य और ईंधन को भी ये जोड़ा जाता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन जब होती है तो इसमें खाद्य और ईंधन को बाहर कर दिया जाता है। यही इसकी परिभाषा को ही डायरेक्ट पूछ लिया गया है कथन 1 और बी के संदर्भ में। तो इसका इस प्रकार आंसर हो जाएगा 2, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से संबंधित, इसमें बताना है कि कौन से कथन सही है। पहला है कि यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है। दूसरा में पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थियों को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये केवल एक सही है, ये दूसरा गलत है। यह एक में है कि यह शहरी इलाकों में, यानी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी इलाकों में, ग्रामीण नहीं, यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 ओनली 1 इज करेक्ट। अगला हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक शाख नियंत्रण के संदर्भ में विकल्प सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है तो उसको सेल करना, ये सही विकल्प नहीं है। सेलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत ये सही नहीं है, और ये सही है। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा है। अगला हम लोग देखते हैं औद्योगिक औषधि है। औषधि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन जरूर पढ़िए कि सही है या नहीं पूछ रहा है। नॉट करेक्ट यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, ये बात गलत है औषधि क्षेत्र के संदर्भ में। और दूसरा विकल्प में है कि भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, ये बात सही है। तो इसको याद कर लीजिए कि आगे क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आएंगे तो ये काम आएंगे। तीसरा में है कि औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वें स्थान पर है। और चौथा है कि औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में 3rd रैंक पर है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा नॉट करेक्ट में 1 हो जाएगा। और औषधि क्षेत्र के संदर्भ में कौन से सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इंडेक्स वगैरह से भी क्वेश्चन हमेशा देखिए कि यूपीएससी से भी पूछा जा रहा है कि कौन सी इंडेक्स कौन जारी करता है, और स्टेट पीसीएस में भी, किसी स्टेट का पीसीएस अभी वर्तमान में हिंदी बेल्ट में देखिएगा तो वो इंडेक्स से जरूर पूछ रहा है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ है क्वेश्चन के अनुसार कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम में है, यानी कि द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो इसका जो क्रम है इसका आंसर हो जाएगा 126वां रैंक पर है भारत खुशहाली के मामले में। इस प्रकार इसका तीसरा आंसर हो जाएगा 126 हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1। वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र ने 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया, ये बात गलत है, यानी क्वेश्चन के अनुसार ये सही हो जाएगा। ये सब सही है फिर। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन एक ऑटोमोबाइल के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है।
ऑप्शन है सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, ऋणार्थ प्रबंध और करारोपण। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज दर। ब्याज दर जो है ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सी जानें कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, तो स्टिमुलस के बारे में अगर बात करें तो स्टिमुलस दो प्रकार के कर सकते हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी को जो और मॉनेटरी पॉलिसी में फिस्कल पॉलिसी की जो कंट्रोल काम करता है ये गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। जैसे भारत सरकार का अगर देखा जाए तो भारत सरकार का जो वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्रालय, उसके अंतर्गत फिस्कल पॉलिसी, इसमें आता है सार्वजनिक व्यय, टैक्स वगैरह लगाना, टैक्सेशन, डेफिसिट जो फाइनेंसिंग होती है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सब काम रहता है फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो आता है इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिसको CRR, SLR, ये सभी आते हैं। तो ये RBI का काम है। अभी वर्तमान में जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो कंट्रोल किया जाता है और बढ़ाया घटाया जाता है, ये MPC द्वारा किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा, जो 6 सदस्यीय है, 6 मेंबर इसमें रहते हैं। तो इसके द्वारा CRR, SLR को ऊंचा या कम किया जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। तो स्टिमुलस के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, एक फिस्कल पॉलिसी जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्री के कंट्रोल में आता है, और MP यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो है RBI गवर्नर के अंतर्गत आता है, जो कि वर्तमान में मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन काम करती है। उसके द्वारा CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसके अंतर्गत अब फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन आता है, कई बार पूछ देता है। तो फिस्कल पॉलिसी में आता है सार्वजनिक व्यय, ऋणार्थ प्रबंधन और करारोपण, जो टैक्स वगैरह लगता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में हो ही गया कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और SLR, CRR। अगला हम लोग देखते हैं वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो आंसर हो जाएगा, 5.18% यानी 5.18% अनुमान है। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें पहला है कि अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये बात जो है गलत है। और दूसरा है कि इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और उसके गिरते स्तर को रोकना है, ये बात सही है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, यानी कि ओनली B इज करेक्ट। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान से ही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो इसका पहला जो कथन है यही सही नहीं है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋण पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, ये बात गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1, ये सभी सही है, इसको याद रख लीजिए। जैसे कि दूसरा में कि इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, ये बात सही है। तीसरा में है इस योजना में लघु क्षेत्र में उद्यमियों को 5 करोड़ तक ऋण पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, और इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन के अनुसार कि राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन से कथन सही नहीं है, तो ये पहला सही नहीं है। आज
ये लेक्चर जो है ये इसमें टोटल क्वेश्चन 150 पूछे गए थे, तो हम लोग 50-50 के रेशियो में ख़त्म करेंगे, यानी 3 लेक्चर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में किया जाएगा। तो यहाँ 1 से लेकर 50 तक ख़त्म हो गया। अगला जो पार्ट सेकंड होगा उसमें 51 से लेकर 100 तक होगा, और उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा उसमें 101 से लेकर 150 तक के बीच देखेंगे हम लोग। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।